नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी, जिनका इंतजार शाम को 7:30 बजे आप करते हैं। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करें। देखिए, आज नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों से, जो 16 उम्मीदवार हैं उनके लोकसभा चुनाव में, सभी से करीब करीब मुलाकात कर ली है और कह दिया है कि आपको चुनाव लड़ना है। लाइव सिटीज ने 4 दिनों पहले जिन उम्मीदवारों की सूची बताई थी, उसी सूची पर मुहर लगी है। सिर्फ 3 उम्मीदवार बदले हैं। सिवान से कविता सिंह कट गई हैं और उनकी जगह हमने ही सबसे पहले बताया था कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया जाएगा, तो उन्हें ही टिकट दिया जा रहा है और कह सकते हैं दे दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से शिवहर में लवली आनंद और किशनगंज में नए उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद आलम। फिर बाकी जितने उम्मीदवार हैं इंक्लूडिंग जहानाबाद चंदेश्वर चंद्रवंशी भी रिपीट कर दिए गए हैं, जो टिकट होल्ड पर रखा गया था। तो खैर, नीतीश कुमार ने अपना फैसला कर लिया है और उम्मीदवारों को बता दिया है कि अब आपको पटना में नहीं रहना है, जाकर क्षेत्र में रहना है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, बीजेपी की परंपरा है, वहां नियम है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, इसका इंतजार हम और आप दोनों कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में जिस तरीके की स्थिति है, विषम स्थिति है, लोग क्या क्या कहने लगे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस की फिक्र ही नहीं है और माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि विपक्ष बस चुनाव लड़ेगा क्या, जीतने के लिए नहीं लड़ेगा क्या। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास करने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले हेमंत सोरेन, फिर अरविंद केजरीवाल और इसके बाद क्या हो सकता है, इसका डर आरजेडी को सताने लगा है। देखिए, इधर के दिनों में पिछले 24 घंटे में बिहार में एक और डेवलपमेंट हुआ। जो बहुमत परीक्षण हो रहा था 12 फरवरी को, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही थी, तो एक एफआईआर दर्ज हुई थी कोतवाली थाने में जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर के द्वारा कि 5 करोड़ रुपए का प्रलोभन, जिसमें नाम लिया गया तेजस्वी यादव के करीब इंजीनियर सुनील का। फिर कई विधायकों के अपहरण की बात आई और किस तरीके से विधायक आए थे भागे हुए, वह भी हमने और आपने जाना है। तो पहले कोतवाली थाने से यह केस ईओयू को ट्रांसफर की गई थी और अब यह केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को ट्रांसफर कर दी गई है। मतलब उन्हें कह दिया गया है कि अब आप जांच करिए। तो ये सारा माहौल जो है, कांग्रेस की तो चिंता ही नहीं हो रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो पिछले 2 दिनों से पटना में थे कि बात बन जाए, लालू यादव के करीब भी हैं, बहुत करीब हैं, लेकिन बात बनी नहीं और वे भी दिल्ली चले गए। आला कमान को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे और अब क्या होगा पता नहीं, भगवान ही जानते हैं। अजीत जी, देखिए, ये बात आपने बताई जो अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली, उस जी, बात की बहुत चर्चा है और वो हम्म, चर्चा कई लेवल पर है, कई राज्यों को लेकर के है। अब उसमें बिहार का नाम जुड़ गया है। हम्म, आमतौर पर बिहार के बारे में ये माना जाता था कि लालू यादव नहीं झुक सकते हैं, तेजस्वी यादव नहीं झुक सकते हैं। अभी जी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है कि वो झुक गए हैं, हम्म, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो भी जी, झुकने का एक फॉर्म माना जाता है। हम्म, आप पैसिव हो जाएं। जी, एक झुकने का फॉर्म ये है, एक झुकने हम्म, का फॉर्म ये है कि आप अलायंस कर लें, जी, जिसकी चर्चा कई जगह हो रही है। जितनी पार्टियां आई बीजेपी के साथ जुड़ गई, उसमें कई ऐसी थी जिनके ऊपर, जिनके नेताओं के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही थी या नजर थी। जी, कई हम्म, इंडिविजुअल ऐसे ज्वाइन कर लिए जिनके ऊपर जांच चल रही थी। तो हम्म, एक फॉर्म वो होता है कि आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए या बीजेपी के साथ अलायंस कर लीजिए। जी, दूसरा फॉर्म ये होता है कि आप निष्क्रिय हो जाइए, पैसिव हो जाइए, हम्म, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसके तौर पर मिसाल दी जाती है मायावती की कि वो निष्क्रिय होकर के पड़ी हुई है। जी, एक तीसरा फॉर्म होता है कि आप लड़िए, लेकिन इस तरह से लड़िए कि आप जीतने के लिए न लड़े, आप सिर्फ लड़ने के लिए लड़े, आप कोई ऐसा नुकसान बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को न पहुंचाएं या उसके अलायंस पार्टनर को। ये तीसरा फॉर्म होता है। जी, तो ऐसा लग रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अभी इस तीसरे फॉर्म के ट्रैप में है। किसी तरह से, हम्म, किसी न किसी तरह के परोक्ष दबाव की चर्चा हो रही है जी, कि कोई परोक्ष दबाव है। और जो हम्म, दिल्ली में हमने चर्चा सुनी ज्ञानेश्वर जी, वो कई लोगों ने इस बात, इस तरफ इंगित किया कि हाल के दिनों में कोर्ट से जो एक के बाद एक राहत मिली है लालू यादव के परिवार को,
हम्म। सबको जमानतें मिली, सबको हाजिरी से छूट दी गई, कई तरह की जो राहत मिली है, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई कहानी है। और वो कहानी उस कहानी को इस बात से जोड़ा जा रहा है कि लालू यादव कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की बजाय कमजोर कर रहे हैं। वो इस जी। तरह की राजनीति कर रहे हैं बिहार में हम्म। जिससे न वो जीते न कांग्रेस जीते। हम्म। वो तो जीरो पर हैं और जी। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीरो से एक हो जाते हैं या दो हो जाते हैं। उससे बिल्कुल। कोई फर्क उनकी स्थिति पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम्म। उनके दिमाग में ये भी है कि पिछली बार जब 2019 के चुनाव में लोकसभा में जीरो पर आए और 2020 के विधानसभा चुनाव में सीधे 75 सीट पहुंच गए, तो हम्म। उनको तो विधानसभा चुनाव से मतलब है। तो ये भी जिस ओर आपने इशारा किया कि ये कि लोकसभा का चुनाव है, ध्यान से लड़िए, तो हो जी। सकता है कि ये बात दिमाग में उनके भी हो गई हो कि क्यों पंगा लेना है, जब लोकसभा चुनाव में 1, 2, 4 सीट जीत करके हम कोई फर्क ही नहीं ला सकते हैं। हम्म। राष्ट्रीय स्तर के इलेक्शन में या नतीजों में कोई बहुत गुणात्मक बदलाव नहीं ला सकते हैं, तो क्यों जी। केंद्र सरकार के साथ पंगा मोलें, क्यों भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन बने? ये हम्म। कहने की बातें हैं कि हम लड़ रहे हैं और हम उनको हरा देंगे, ये कहते भी रहें और राजनीति ऐसी करें जिसमें अपना आराम से फिर बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है एनडीए वो जीत जाए, और फिर जब जी। विधानसभा का चुनाव आए, उस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का बहुत स्टेक पर नहीं होगा तो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये एक जी। थ्योरी है, ये एक कहानी है जिसके लिए लोग लॉजिक्स खोज रहे हैं, तथ्य भी बता रहे हैं और हम्म। उन तथ्यों के आधार पर इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें पेच है ज्ञानेश्वर जी, इसमें खतरा है जिस बात को पता नहीं लालू यादव, अगर ये बात सही है तब जी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है सिर्फ जी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकता हम्म। है कि दूसरे कारण हो जिन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। अभी पहले चूंकि बात इससे शुरू हुई है तो उस परोक्ष दबाव के सभी पहलुओं पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें खतरा ये है कि आप एक बार जब मदद करने के ट्रैप में फंस जाते हैं तो ऐसा हम्म। नहीं है, आगे सामने वाले शिकारी के मुंह में खून लगने की बात होती है, फिर वो एक बार पंजा मार के नहीं छोड़ता है, जी। फिर आप उस ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाते हैं, जैसे मायावती फंसी। हम्म। मायावती तो पहले विधानसभा चुनाव में ही फंसी, विधानसभा चुनाव में ही पैसिव होकर के बैठी कि उनका सिर्फ एक विधायक जीता है। हम्म। सोचिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में 20% वोट वाली पार्टी, भाई इतना ही वोट आरजेडी का है बिहार में। जी। जो बिहार में आरजेडी का वोट है उसको कितना वोट आता है, 20-22% वोट आता है, या बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में अगर बहुत ज्यादा सीट लड़ेंगे तो 28% वोट आता है। मायावती को भी 20% वोट आता है और एक विधानसभा की सीट जीती उन्होंने पिछली बार, और उसके पहले जीरो लोकसभा थी, लेकिन जैसे जी। उन्होंने एक मजबूत अलायंस किया सपा के साथ वैसे ही 10 एमपी जीत गए। तो इस बार आरजेडी की स्थिति वैसी ही थी बिहार में, एक मजबूत अलायंस था, लेफ्ट की तीनों पार्टियां साथ में हैं, कांग्रेस साथ में है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से आपको लड़ना है। तेजस्वी यादव की सरकार गिराने से, उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद एक तरह की सहानुभूति उनके मन में है, युवाओं के मन में है, नीतीश कुमार के प्रति एक नाराजगी है। उस अलायंस के भीतर कई तरह की गड़बड़ियां हैं, इसका लाभ उठा करके ऐसे चुनाव लड़ना था आरजेडी को कि आप 10 सीट जीते, जी। 5 सीट जीते, 8 सीट जीते, अपनी ताकत बढ़ाएं। लेकिन आरजेडी इस तरह से लड़ रही है जैसे वो लग रहा है कि पहले उसको स्कोर सेटल करना है कांग्रेस पार्टी से, पहले बिल्कुल। कांग्रेस को निपटाना है, फिर हम्म। कांग्रेस निपट जाए तो अपनी जो सीटें मिलनी है वो मिले, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है। हम लेकिन अपना ऐसे ऐसे लड़ लें सभी सीटों पर, 25-30 ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ लें, अपने लोगों को लड़ा लें ताकि एक क्षेत्र बना रहे, हमारा वो काडर बना रहे, वर्कर बने रहें और विधानसभा चुनाव की हम तैयारी करें। तो जी। ये इस सोच में लोकसभा चुनाव लड़ने का अभी माहौल दिख रहा है, चूंकि अलायंस फाइनल नहीं कर रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव बैठ करके, क्या ये सारी चीजें चुनाव की घोषणा से पहले होनी चाहिए थी। जी। देखिए हमेशा हमेशा जो क्लासिकल पॉलिटिक्स है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो अपना अलायंस पहले फाइनल करती हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो आराम से बैठी रहती है क्योंकि उसके पास तमाम संसाधन होते हैं और वो एक मजबूत स्थिति में होती है, तो उसके मामलों में डिले होता है, अपोजिशन काम जल्दी करता है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ अपोजिशन ने कोई तैयारी नहीं की चुनाव के पहले, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम से नए सिरे से सारी बातचीत हो रही है, किसी चीज पर कोई सहमति नहीं हो, तो सीटों की सहमति नहीं बन रही है, नंबर ऑफ सीट्स की सहमति नहीं बन रही है, कौन सी सीट किस अलायंस पार्टनर को देंगे ये सहमति नहीं बन रही है, कौन सा कैंडिडेट साझा लड़ेगा, कहां कहां किसकी, ये तो साझा बातें होनी चाहिए थी ना। जी। कि उधर से एनडीए के कैंडिडेट का जब पता ही चल गया, नीतीश कुमार ने लगभग सारे उम्मीदवार घोषित ही कर दिए एक तरह से, बिल्कुल। सामने ही आगे उनके उम्मीदवार, तो ये सोचना चाहिए था कि साझा रूप से कौन लड़ेगा जो उसके सामाजिक समीकरण को चुनौती दे सकता है, उसको हरा सकता है, तो वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं वो जो उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में पता नहीं कितना दम है, लेकिन ये जी। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वस्तुनिष्ठ तरीके से भी देखें तो ऐसा हम्म। लग रहा है कि लालू यादव खुद ही अपने पूरे अभियान को सबोटाज कर रहे हैं, खुद ही पूरे अभियान को पीछे खींच रहे हैं या उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं।
और जी उसका बिल्कुल। नुकसान उनको लग रहा है कि हमको नहीं होगा ज्यादा, हमारा तो जो वोट है सो है, हम तो जीरो हम्म। पर हैं, और कांग्रेस को नुकसान हो जाए। तो कांग्रेस का नुकसान कौन चाह रहा है? आज की तारीख में कांग्रेस का नुकसान तो सिर्फ बीजेपी चाह रही है। जी। दूसरा अपोजिशन का कोई नेता क्यों चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो जाए, अगर उसके हम्म। साथ रहने से कुछ फायदा आपको भी होता है। तो ये इसमें कहीं न कहीं इस तरह का कुछ है, कोई परोक्ष दबाव हो सकता है, कोई अपनी निजी राजनीति हो सकती है, जिस पर हम लोग आगे भी बात और करेंगे, जिस लेकिन तरीके अभी का ऐसा एक्शन दिख हुआ है, अभी एक्शन हुआ है जिस तरीके का, हेमंत सोरेन को, फिर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल, को बिल्कुल, मुख्यमंत्री बिल्कुल। बनाते हुए, तो हुँ, भय तो समा जाना स्वाभाविक है। और देखिए 15 दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि नहीं, लड़ाई बहुत कांटे की होगी और जिन उम्मीदवारों की चर्चा थी, लेकिन जैसे-जैसे पर्चा आउट हो रहा है, लोग आश्चर्य कर रहे हैं। कौन-सा समीकरण? और देखिए कांग्रेस की तो बात ही नहीं सुनी जा रही है। बिना कांग्रेस से संवाद किए, बिना कांग्रेस से तालमेल किए, आप उम्मीदवारों की घोषणा किए जा रहे हैं। आधिकारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिंबल दे रहे हैं कि जाइए नामांकन पर्चा का दाखिल कीजिए। और विद्रोह इतना, देखिए कांग्रेस को कोई सीट ऐसी नहीं मिल रही है जहां वह मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही थी। और देखिए इसका परिणाम क्या है? संवादहीनता की स्थिति यह है कि आरजेडी में भी जो फैसले हो रहे हैं, अब नवादा का ही फैसला देख लीजिए, श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया। तुरंत गुस्से में आए राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, जो पिछले कई वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए बांका में जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट दिया गया, वहां गुस्से में आ गए हैं संजय प्रसाद यादव। अब देखिए मोतिहारी में राजेश कुशवाहा को टिकट देने की चर्चा हो रही है। देवा गुप्ता और विनोद श्रीवास्तव का गुस्सा स्वाभाविक है। पाटलिपुत्रा देख लीजिए, मीसा भारती को फिर बुध से कह दिया गया। अब रितलाल यादव और भाई वीरेंद्र, बिल्कुल जाहिर तौर पर गुस्सा सातवें आसमान पर है। तो संवादहीनता ऐसी कि आप बिना बातचीत किए, यदि आपको किसी को टिकट ही देना था किसी विशेष क्षेत्र से, अपनों को ही, तो कम से कम वहां जो आपके नेता थे, जो आपके कार्यकर्ता थे, जो लगातार साथ रहे, उनके साथ संवाद तो किया जाना चाहिए था ना। हाँ? तो ये विषम परिस्थिति है। और कांग्रेस को तो भाव ही नहीं दिया जा रहा है कि हाँ 6 सीटें ले लो, ये सीटें ले लो, वो सीट नहीं देंगे। कांग्रेस की प्राथमिकता, जैसे आपकी प्राथमिकता है कि आप यादव और मुसलमान को लड़ाते हैं, वैसे ही कांग्रेस को लगता है कि यदि हम सवर्ण राजनीति करेंगे, भूमियार ब्राह्मण राजपूत, तो हमारी स्थिति, लेकिन उनके लिए कोई सीट ही नहीं छोड़ी गई। नवादा भूमियार को लड़ाना चाहती थी कांग्रेस, सिंबल दे दिया गया। बक्सर किसी ब्राह्मण को लड़ाना चाहती थी कांग्रेस, सिंबल दे दिया गया सुधाकर सिंह को। औरंगाबाद राजपूत को लड़ाना था, सिंबल दे दिया गया अभय कुशवाहा को जेडीयू से लाकर। और आज निखिल कुमार ने साफ तौर पर कहा कि यदि आलाकमान कह दें तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। तो देखिए जो हम लोग कह रहे थे कि वेंटिलेटर पर गठबंधन है, अभी भी वेंटिलेटर पर ही है। और किस वक्त प्राण निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। बहुत अंतिम कोशिश चल रही है अजीत जी। देखिए, हम जिस दिन ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेंटिलेटर पर है, उस दिन तक लालू यादव और तेजस्वी यादव की मंशा पर हमको संदेह नहीं हो रहा था। जी। हमको लग रहा था कि ये एक राजनीति है, एक दबाव की हम्म। पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, और ये चीजें सुलझ जाएंगी, वेंटिलेटर से उतर जाएगा गठबंधन। फिर आपने कहा कि उसके बाद शरीर की स्थिति और इतनी दुर्बल काया हो जाएगी कि क्या लड़ेंगे लोग। जी। लेकिन अब सवाल मंशा क्या है, ज्ञानेश्वर जी, अब नियत का सवाल है। हम्म। देखिए, इस तरह का संकट हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। जी। ममता बनर्जी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि किसी न किसी परोक्ष दबाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलायंस नहीं किया है, हम्म। और वो भी इस तरह से लड़ रही हैं जैसे अगर बीजेपी को फायदा होना है लोकसभा में तो हो जाए ये। और उसके बदले में क्या मिला है, हम सब लोगों ने देखा, बहुत हायर कोर्ट से उनके भतीजे को राहत मिल गई है कि चुनाव तक ईडी उनको समन नहीं करेगी। जी। अब सोचे कि ये समन, ये राहत देश में किसी को नहीं मिली। और ये हमने जिस दिन हमने ये मान देखिए रहे थे, हम अदालत समझ रहे थे। अदालत की कार्रवाई पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, अदालत का नहीं, फैसला उस सर्वोपरि पर है। टिप्पणी जी। नहीं कर रहे हैं, उस पर नहीं कर रहे हैं, जी। लेकिन जी। उनको राहत मिल गई है, अभिषेक जी। बनर्जी को। ये अदालत का मामला नहीं होता है ज्ञानेश्वर जी, ये जी। एजेंसीज का मामला होता है। हम्म। एजेंसीज कह देती हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो अदालत को कभी कोई आपत्ति नहीं होती। जी। एजेंसी आज कह दे कि हमको अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो गई, आप इनको बेल दे दीजिए, तो अदालत को क्या दिक्कत है बेल देने से? बिल्कुल। तो ये एजेंसी की कार्रवाई है, एजेंसी की जी। वजह से अभिषेक बनर्जी को राहत मिली है, और हम्म। वैसी राहत किसी और को नहीं मिली है।
तो ये उसके पीछे भी कहीं न कहीं ये चीज़ देखी जा रही है कि एजेंसी ने इतनी जो राहत दी है कि चुनाव तक उनको समन नहीं आएगा। एक हुँ, तरफ ये राहत है और दूसरी तरफ एजेंसी एक मुख्यमंत्री को उठा ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है। तो इसमें भी ये देखा जा रहा है कि कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई परोक्ष दबाव है जी, ममता बनर्जी के ऊपर, और हुँ, वही दबाव जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दबाव में झुकने से मना कर दिया तो गिरफ्तार हो गए। तो जी, ये जो हमको पहले मंशा पर संदेह नहीं हो रहा था लालू यादव के और तेजस्वी यादव के, अब नियत पर सवाल उठ रहे हैं। आप हुँ, औरंगाबाद सीट कैसे कांग्रेस से लेकर के जिस सीट पर उसके एमपी रहे हैं निखिल कुमार बड़े नेता हैं, और एक उसके कांग्रेस का जो समीकरण आप उसको 6-7 ही सीटें देंगे, उसमें उसको 1 सीट राजपूत की वही सीट चाहिए। जी। आपने उस सीट पर एक दूसरा कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जो आपके समीकरण का भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आपकी अपने पार्टी का भी समीकरण, नहीं था, आपने दूसरी पार्टी से लाया, आपकी बिल्कुल पार्टी के भीतर भी नहीं था। नहीं था, दूसरी पार्टी से ले आकर के और समीकरण जी, से बाहर का एक कैंडिडेट आपने वहां अनाउंस कर दिया। जी, हम सब लोग इस बात को समझते हैं जो राजनीति इतने वर्षों से देख रहे हैं कि नवादा और जहानाबाद आप ऐसे सुरेंद्र यादव और राजबल्लभ यादव से बात किए बगैर नहीं अनाउंस कर सकते हैं। जी, आपने नवादा अनाउंस कर दिया, आपने जिसका हुँ, बहुत अच्छा जिक्र किया कि भाई वहां ऐसा कैंडिडेट आप ले आए कि अब आपने अपनी ही लड़ाई, मुश्किल लड़ाई मतलब आसान बना दी लड़ाई आपने बीजेपी के लिए। हुँ। तो इस तरह की चीजें कई कई सीटों पर कर दी। आप नहीं, ब्राह्मण देखिए सीट, लालू जी और तेजस्वी जी को अधिक भरोसा हो गया अशोक महतो पर। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अशोक महतो ऐसा तुरुप का पत्ता ले आए हैं, जो मुंगेर में भी जीत जाएगा, नवादा में भी जीत दिला देगा, नालंदा में भी जीत दिला देगा। देखिए, मैं आज इंटरव्यू सुन रहा था, मेरी ही रिपोर्टर समरीन ने किया है कि अशोक महतो तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, नवादा में। और हमारे कारण जीत मिलेगी नवादा में, जीत मिलेगी नालंदा में। मतलब अब वे ही सबसे बड़े हीरो हैं इस तरीके से। और लालू यादव समझते ही हैं किस तरीके की राजनीति कर लेते हैं अंतिम समय में, जो उनके लिए ही आत्मघाती हो जाता है। देखिए ये पूर्णिया की सीट हमको देने को अभी भी तैयार नहीं है, जबकि हमको प्रियंका गांधी कर रही है। हमको कई बार इस बात पर हैरानी होती है। अब ऐसा लग रहा है कि लालू यादव अपना ट्रैक लूज कर रहे हैं। इतने वर्षों से जो पॉलिटिक्स की है अब वो जी, उस हिसाब से पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे हैं। अभी हुँ, राजनीति में इस तरह से आइकॉन थोड़े खड़े होते हैं किसी कास्ट के, जबकि जी, आप जिस की जो कुशवाहा को और कुर्मी कोयरी की राजनीति कर रहे हैं, जो लौकुश की राजनीति कर रहे हैं, उसके तो माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी थे। तो हुँ, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जब एक तरफ पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ होंगे, तो आप उस वोट में कितना सेंध लगा सकते हैं? आप माहौल जितना बनाइए, लेकिन वोटर थोड़े अब इस तरह का है कि वो एक एक व्यक्ति के आपके पीछे आप ले आएंगे और उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। उनको तो सत्ता में हिस्सेदारी दिख रही है, और सत्ता जी, में हिस्सेदारी आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी देने की स्थिति में है। तो हुँ, वो लड़ाई उस समझ का कोई मतलब नहीं है। हमको ये मंशा का सवाल इसलिए यहाँ उठ रहा है कि वो अपने ही उम्मीदवार ऐसे उतार रहे हैं जो चुनाव न जीत सके। जी, अब इस तरह के उम्मीदवार देने का मतलब तो आप इसका ये मतलब है, अगर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला है कि आप दबाव में हैं। हुँ, दूसरा राजनीतिक मतलब ये है कि आप टेस्ट कर रहे हैं, पानी में पत्थर उछाल करके देख रहे हैं कि कितनी लहरें उठती हैं, जी, और उसके आधार पर आप अपनी आगे की राजनीति, अपने आगे की पॉलिटिक्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हुँ, संभावना देख रहे हैं कि हम इस ग्राउंड पर कोई पॉलिटिक्स बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं। अब आप एक नई बुनियाद डाल रहे हैं। जी, अब ये देखिए आरजेडी की एक बनी बनाई इमारत है, उस हुँ, इमारत में मुस्लिम और यादव का एमओआई का समीकरण है, उसके उसमें आपको कुछ और चीजें जोड़नी है, कुछ और हुँ, कास्ट को जोड़ना है। एक दूसरी इमारत बनी हुई है जिसकी नींव में लॉकुस हैं, और उसके ऊपर इमारत बनी हुई है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसकी नींव की ईंट निकाल करके और अपने नींव में लगा लीजिएगा? बिल्कुल, आपको तो अपनी इमारत, जिस बुनियाद पर आपने इमारत बनाई है उसके ऊपर अगली मंजिल खड़ी करनी है ना। तो जी, आप जो लॉकुस का समीकरण है उनको सत्ता में हिस्सेदारी थोड़े देने जा रहे हैं, आप उनको हुँ, मुख्यमंत्री थोड़े बनाने जा रहे हैं, और उधर उनका मुख्यमंत्री है और दूसरा बनने वाला है। जो एक जी, संभावना है कि उधर से बनेगा, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार का हो गया, कुर्मी हो गया, अब कोयरी की बारी आई है तो सम्राट चौधरी बनेंगे। तो अब वो जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है, ये एक जटिल अंतरक्रिया है राजनीति की। कास्ट का इतना सिंपल नहीं होता है कि आप दो उम्मीदवार खड़े कर देंगे तो आपको वोट दे देगा, आपको जी, कोई वोट नहीं करेगा। देखिए हुँ, लोकसभा चुनाव में आज क्या लगता है कि कहीं कहीं भूमिहार और ब्राह्मण उम्मीदवार लालू यादव उतार देंगे तो वो लोग छोड़कर बीजेपी को छोड़ के इनको वोट दे देंगे। नहीं, उनका आप उम्मीदवार भले उतार दीजिए, उसका हुँ, मैक्सिमम वोट जाएगा बीजेपी की तरफ, जिसके साथ, जिसकी बुनियाद के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो जी, ये बेसिक राजनीतिक समझ की बात है, और लालू यादव ऐसा नहीं है कि इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हुँ, वो एक कोशिश कर रहे हैं, नया प्रयोग कर रहे हैं कि चलो लोकसभा चुनाव में जीतना तो है नहीं। ये हुँ, मानना, ये कई लोगों ने कहा, एक उनकी राजनीति को समझने वाले और उनकी राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि ये हमारा चुनाव नहीं है। एक बहुत ही बड़े नेता ने कहा कि हमारा चुनाव नहीं है। तो हमको तो हुँ, बड़ी हैरानी हुई कि कोई पार्टी कैसे कह सकती है कि कोई चुनाव उसका चुनाव नहीं है।
जी, यहाँ तो नरेंद्र मोदी किसी शहर में नगर पालिका का चुनाव होता है तो उसको भी अपना चुनाव मान करके लड़ने पहुंचते हैं। अमित बिल्कुल। शाह नगर पालिका के चुनाव में प्रचार करने पहुंचते हैं। हम सब लोगों ने देखा कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में कितनी मेहनत की थी अमित शाह ने, और जेपी नड्डा प्रचार करने गए थे, दोनों ने कितनी मेहनत की थी। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चंडीगढ़ का 36 पार्षदों वाला मेयर के चुनाव में किस तरह से हमारा मेयर बने, इसकी तैयारी बीजेपी में टॉप लेवल से हुई। और जी, आप लोकसभा चुनाव को कह रहे हैं कि हमारा चुनाव नहीं है। हुँ, तो आपका चुनाव कौन सा है? सिर्फ विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे हुँ, तो नहीं होता है कि आप एक चुनाव में छोड़ दीजिएगा, वॉक ओवर कर दीजिएगा, दूसरी पार्टी को गलत उम्मीदवार उतारिएगा, आप अपोजिशन की गाड़ी को डिरेल कर दीजिएगा, पटरी पर से उतार दीजिएगा, अलायंस खराब कर दीजिएगा, और उसके बाद आप सोचिएगा कि अगले चुनाव में फिर सेकुलर वोट आपके पीछे आ जाए, आप कहिएगा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ करके तेजस्वी यादव और लालू यादव को जीतना है ज्ञानेश्वर जी, तो इसमें जी, भी लड़ते हुए दिखना होगा, लोकसभा चुनाव में भी लड़ते हुए दिखना होगा, नहीं तो बड़ी बारीकी से लोग चुनाव देख रहे हैं। हुँ, ये एक बड़े समाज के लिए जीवन मरण की लड़ाई की तरह है। वो देख रहा है ठीक है। कि उसका हित कौन है, उसका दुश्मन जी, कौन जी। है। जी। देखिए, कांग्रेस की चिंता नहीं है, लेकिन परिवार की चिंता ज़रूर है। मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य भी बताइए। ला दी गईं। देखिए, कल सम्राट चौधरी ने जो टिप्पणी की, वह आपत्तिजनक टिप्पणी थी। इस हुँ, तरीके से नहीं बोला जाना चाहिए था, क्योंकि बेटी ने किडनी दी, तो कोई सौदा नहीं था। यह बेटी का पिता के प्रति समर्पण था और पिता की ज़िंदगी को बचाने की जिद थी। तो रोहिणी आचार्य को सैल्यूट करना पड़ेगा इस काम के लिए, इस बहादुरी भरे निर्णय के लिए। लेकिन देखिए, जो इंडिया ब्लॉक की बात और उधर किस तरीके से ट्यूनिंग हो जा रही है। हमने आपको बताया कि सिवान में टिकट दिया जा रहा है रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को, और आपको जानकर हैरत होगी कि यह टिकट जो है उपेंद्र कुशवाहा की सहमति से दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे थे, जब हमने पहले दिन अपने दर्शकों को बताया था कि रमेश सिंह कुशवाहा उम्मीदवार होंगे, तो कई लोग हम पर चढ़ गए थे। क्या बातें कर रहे हैं, हुँ। वे तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें कैसे टिकट दिया जा सकता है। हमने कहा टिकट उन्हें ही मिलेगा या उनकी पत्नी को मिलेगा। तो रमेश सिंह कुशवाहा जो पुराने माले वाले हैं, लोग कहते हैं कि सिवान में माले उनके पिताजी ही लेकर गए थे और खुद भी विधायक रहे। तो आप सोचिए कि रमेश सिंह कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और उनकी पत्नी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। तो किस तरीके से ट्यूनिंग उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में, क्या आपको कुशवाहा की पॉलिटिक्स करने के लिए एक और कुशवाहा का टिकट दे दिए आपके ही परिवार से? हम्म? और तो इधर जो है कोई ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही है। प्रियंका गांधी की बात नहीं सुनी जा रही है, राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं सुनी जा रही। अखिलेश सिंह करेंगे क्या? देखिए, ये कहा जा यही रहा है फ़र्क है। जी, ये कहा जा रहा यही है कि भाई फ़र्क है आप दोनों। जी, हाँ, हाँ, कहा जा रहा है कि आप भागलपुर की सीट ले लीजिए, भूमिहार को लड़ाना है तो वहां लड़ा लीजिए, बताइए। अजीत शर्मा या अजीत शर्मा की बेटी को। ठीक है, अरे कैसे ब्राह्मण लड़ा को लेंगे? जी, हाँ, ऐसे ही कहा जा रहा है कि भाई आप समस्तीपुर की सीट ले लीजिए। अब समस्तीपुर में तमिलनाडु पुलिस के एक रिटायर्ड डीजी हैं बीके रवि, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है सासाराम की सीट दी जा रही है, लेकिन मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जो दूसरे उम्मीदवार थे मुरारी गौतम, वे बीजेपी के साथ जा चुके हैं। तो जहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, वह सीट कांग्रेस को देने की बात की जा रही है। पप्पू यादव सुपौल मधेपुरा लड़े, पूर्णिया नहीं देंगे। बीमा भारती को शायद कमिट कर चुके हैं, बीमा भारती इस्तीफा देंगी कि नहीं देंगी जेडीयू से, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो इस्तीफा देना होगा। अब तो ईडी की नजर भी चली जाएगी। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, चुनाव का माहौल खराब होता दिख रहा है, और जो लड़ाई दिख रही थी वह लड़ाई अब खत्म होती दिख रही है। अजीत जी। देखिए, आपने जो ज़िक्र किया, जैसे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अलायंस में बड़े प्लेयर नहीं हैं, जी। उनको एक ही सीट मिल रही है, और हम्म। कुशवाहा का वोट अपने आप बीजेपी मान रही है कि सम्राट चौधरी के नाम पर उनके साथ आना है। जी। इसके बावजूद वो नाराज ना हो, हम्म। उनके उनकी वजह से कोई खटपट नहीं हो, उनकी वजह से कहीं वोट ना खराब हो, इसलिए उनके एक व्यक्ति को बीजेपी अपने सिंबल से जेडीयू चुनाव लड़ा रही है, जेडीयू। जेडीयू जेडीयू। ये जी। जेडीयू अपने सिंबल से चुनाव लड़ा रही है। यहाँ तो उस तरह का कोई किसी तरह का सहयोग आपस में नहीं दिख रहा है आरजेडी और कांग्रेस में। जबकि ढंग से ये होना चाहिए है कि अगर आरजेडी के का कैंडिडेट जिस सीट पर नहीं है, वहां अगर कांग्रेस के पास मजबूत है तो कांग्रेस का लड़े। जी। जैसे जैसे कल ये हम लोगों ने सबने देखा कि वो आपने भी खबर चलाई, जैसे अगर बेगूसराय में कन्हैया मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, जी। तो क्या दिक्कत थी कि अलायंस के तीनों लोग मिलकर के तय करते कि वहां से कन्हैया लड़ेंगे। हम्म।
पिछली बार भी उनको 3 लाख के करीब वोट आया था और 2 लाख के करीब आरजेडी के तनवीर हसन ने वोट काट लिया, 5 लाख वोट बिल्कुल। आया था अपोजिशन को। हुँ, हुँ। तो ये मामूली चीज नहीं होती। अगर पहले दिन से वहां माहौल बनता तो अभी, और पिछली बार भी सब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बीजेपी के गिरिराज सिंह को जिताने के लिए अंत में फिर नीतीश कुमार को जाकर के चेरिया बरियारपुर में पूरी जी, ताकत लगानी पड़ी। जी। पहले दिन से अगर माहौल बना होता अपोजिशन का तो वो अच्छी लड़ाई हो सकती थी वहां। हुँ, हुँ। तो इस तरह से अगर ये लोग कोऑपरेट करके लड़ते, हम लोग दूर से बैठ करके जो राजनीति देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे थे कि कम से कम 20 सीटों पर कांटे की टक्कर होगी और जी। इस बार अपोजिशन के सांसदों की संख्या दहाई में पहुंच सकती है। यहां तक ये हुँ, अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो मुश्किल सीटें हैं वहां की लड़ाई हो सकती है, तीनों पार्टियां मिल करके कोऑपरेट करें तो अच्छी लड़ाई कर सकती हैं कई सीटों पर। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, एक तरफ छोटे पार्टनर को भी, छोटे सहयोगी को भी संतुष्ट किया जा रहा है, यहाँ बड़े सहयोगी को भी अपने से दूर धकेला जा रहा है कि आप अगर जा सकते हैं तो बाहर ही चले जाइए, अलग ही लड़ जी। लीजिए। हुँ, तो ये, इसमें कोई फायदा नहीं है। एक समय होता था जब कांग्रेस अलग लड़ती थी और उसका फायदा आरजेडी को होता था, तो वो एक उस बिल्कुल। राजनीति से तो बिहार बहुत आगे बढ़ गया। अब वो जी। तो राजनीति नहीं है, क्योंकि आप जो हुँ, वोट काटने की उम्मीद करते थे कांग्रेस से कि कांग्रेस फॉरवर्ड वोट काट लेगी, अब तो कांग्रेस उस वोट की पार्टी ही नहीं है। वो वोट तो एक मुश्त बीजेपी को जाता है, जेडीयू को जाता है। तो कांग्रेस अलग लड़ेगी, अगर किसी भी वजह से अलग लड़ती है तो वो तो जो वोट काटेगी वो मुस्लिम का वोट काटेगी, जो आरजेडी का ही वोट है। जी। तो आरजेडी को ही तो नुकसान होगा अगर उसको दूर, एक तरह से वॉकओवर देना हो गया। ये बीजेपी जेडीयू के अलायंस को आप वॉकओवर दे रहे हैं। आप कह हुँ। रहे हैं, जैसे हम लोग परसों चर्चा कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नालंदा लड़ ले, कांग्रेस पार्टी पटना साहिब लड़ नहीं, ले। अब तो देखिए नालंदा जो है वो सीट माले को दी जा चुकी है और आपने कहा छोटे दलों के साथ। देखिए माले को 3 सीटें दिए जाने की बात हो रही है, काराकाट, आरा और नालंदा। लेकिन सिवान की सीट नहीं मिली, माले अब भी अड़ी है बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि सिवान में फ्रेंडली फाइट होगा। उधर आपको पता ही है कि देखिए जेडीयू ने तो उम्मीदवार बना ही दिया और हिना साहब भी मैदान में होंगी। देखिए हाँ, वहाँ के वे मतदाता जो सबन मतदाता हैं या एंटी शहाबुद्दीन मतदाता हैं, सबन तो पहले शहाबुद्दीन के साथ ही होते थे। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि एनडीए से भी एक ऐसा आदमी, एक ऐसी महिला उम्मीदवार बनकर आ रही हैं, जिनकी पृष्ठभूमि माले की रही है। माले की। हाँ, जिन्होंने किसानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, खेतों पर कब्जा किया है, गोलियां चली हैं, हत्याएं हुई हैं। तो हिना साहब भी होंगी, फ्रेंडली फाइट भी होगा और हिना साहब की यह रणनीति है कि देखिए इस बार हमें अपनी ताकत दिखानी है, लालू और तेजस्वी को। परिणाम चाहे जो हो, जीते कोई, इसकी फिक्र नहीं है और इसके बाद बताएंगे 2025 में। तो वहां भी लड़ाई जो है, सीधी लड़ाई की उम्मीद, देखिए पहले से ही त्रिकोणात्मक लड़ाई, लेकिन अब आरजेडी भी होगा, माले भी होगा। होना क्या है, इसका फायदा आखिरकार मिलेगा किसे? इसका फायदा तो एकदम साफ-साफ फायदा बीजेपी को मिलेगा ना। हर जी। त्रिकोणात्मक लड़ाई में जो मजबूत ताकत होती है उसको फायदा मिलता है। हम्म। जैसे पहले त्रिकोणात्मक लड़ाई में आरजेडी को फायदा मिलता था, 90 के पूरे दशक में हम लोगों ने देखा कि जी। त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाती थी, कांग्रेस अलग लड़ गई तो उसका फायदा आरजेडी को हो गया। आज हम्म। मजबूत ताकत बीजेपी जेडीयू है, तो जी। कहीं भी ट्रायंगुलर फाइट का फायदा बीजेपी जेडीयू को मिलेगा। हम्म। और ये हम लोग देखिए, ये हम लोग पहले दिन से सिवान को लेकर के चर्चा करते रहे, हम लोग पहले दिन से सीमांचल को लेकर के चर्चा करते रहे। ये देखिए जिस तरह से ये इस बात की आशंका, हम लोग उस दिन भी इशारों में ये बात कह रहे थे, लेकिन अब ये तो साफ दिख रही है ये बात कि लालू यादव को उन दोनों नेताओं से दिक्कत है, जो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव हैं, उनसे दिक्कत जी। है लालू यादव। हम्म। वो हम्म। नहीं चाहते हैं कि ये दोनों, इन दोनों का राजनीतिक कद बढ़े। नहीं तो बिल्कुल। सीमांचल में जिस तरह का माहौल बना था, हम लोगों ने जिस दिन आए पप्पू यादव शामिल हुए, अपनी पार्टी का विलय किया, कांग्रेस में हम लोगों ने चर्चा की थी और जी। उसके बाद इतने रिएक्शंस हैं लोगों के, लोग इस बात को अब समझने लगे थे कि सीमांचल में खेल पलट सकता है, जी। कांग्रेस एक मजबूत ताकत हो सकती है। तो हम्म। अब हमको लग रहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव को दो तरह की चिंता हो गई। एक तो इंडिविजुअल पप्पू यादव के उभर के एक बड़ा नेता बनने की, हम्म। तीसरे और दूसरी चिंता कि कांग्रेस न मजबूत हो जाए। तो जी। कांग्रेस मजबूत होगी अगर सेकुलर वोट को लेकर के, उसके पास अगर अगर लालू यादव के बाद पप्पू यादव एक बड़े नेता इमर्ज हो जाते हैं यादव के, और जी। मुस्लिम जुड़ जाते हैं, तो कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। हम्म। कांग्रेस, अब ये एक जो इतिहास अपने को किस तरह से दोहराता है, इस बात का डर लगता है लालू यादव को हो रहा है कि बिल्कुल। इतिहास दोहरा रहा है कि हम कांग्रेस का वोट छीन करके नेता बने, अपनी जी। राजनीति जमाई कांग्रेस के वोट पर। अब कहीं ऐसा हम्म। ना हो कि कांग्रेस हमारा वोट ले जाकर के अपनी राजनीति जमा दे। तो हम्म। इस चिंता में, इस डर में वो खेल बिगाड़ना चाह रहे हैं सीमांचल में। उनको जी। लग रहा है कि पूर्णिया में जितनी मेहनत पिछले 5 साल से पप्पू यादव कर रहे हैं, वो पूर्णिया लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, और उस असर में वो बाकी सारी चीजें भी वहां कांग्रेस की स्थिति किशनगंज जैसे भी कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। जी। अगर हम्म। उनके हिसाब से सुपौल और अररिया
खगड़िया, कटिहार, ये कटिहार भी अगर दे देते हैं कांग्रेस को, तारिक अनवर बहुत मजबूत पिछली बार भी बिल्कुल, लड़े थे, दे कटिहार नहीं सकते दिया हैं। जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। वही तो कह रहे हैं, कटिहार भी नहीं दे जी, रहे हैं आप। जी। पूर्णिया कह रहे हैं कि पप्पू यादव नहीं लड़े। तो हुँ, ये इसका मतलब है कि खेल खराब करना है, कांग्रेस का खेल खराब करने का की मंशा है, इसका मतलब यही जी, है। देखिए हुँ, हम लोग जो तो राजनीति थोड़ी ज़्यादा समझते हैं बिहार की, जो बिल्कुल नहीं समझता है, लेमैन है, उसकी नज़र में भी था कि कटिहार सीट कांग्रेस को मिलेगी, पप्पू यादव आए हैं तो बिल्कुल, पूर्णिया सीट मिलेगी उनको, निखिल कुमार की औरंगाबाद सीट है वो मिलेगी। जी, अखिलेश प्रसाद सिंह एमपी रहे हैं मोतिहारी में, उनको सीट वो मिलेगी या उनके हिसाब से कोई एक सीट उनको दी जाएगी। तो नवादा सीट कांग्रेस मिलेगी। कांग्रेस जो मजबूत जहां है, उनको लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ था, जो एकदम लेमैन है, जिसको साधारण समझ है बिहार की राजनीति की, उसको भी जी, लग रहा था कि ये सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। सिवान है, आरा है, ये बेगूसराय है, ये सब सीटें लेफ्ट को जाएंगी। तो हुँ। इसके लिए ये समझने के लिए तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, ये तो बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन और इतनी देखिए ना बेसिक जी, समझ वाला काम भी अभी नहीं कर रहे हैं लालू यादव। देखिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अब दूसरे चरण बिल्कुल। के लिए भी नामांकन होगा। मुकेश सहनी से बात हो रही है पिछले कई दिनों से, लेकिन ये बात खत्म कब होगी? समझौता होना है, नहीं होना है, फैसला करोगे ना भाई, हैं? वही आपको भी हाँ, फैसला करना होगा और मुकेश सहनी को भी फैसला करना होगा, चुनाव के बाद फैसला करेंगे क्या? हैं? वही तो। और फिर चुनाव के बाद फैसला करेंगे तो मतलब घोषणा तो हो चुकी। जी, कैंडिडेट कब अनाउंस करेंगे आप? कब आपका हाँ, कैंडिडेट जनता के बीच में जाएगा? कब आरजेडी और मुकेश सहनी का काडर मिलेगा जुलेगा? अरे बिल्कुल। अगर पहले ये लोग कर चुके रहते तो अभी होली मिलन समारोह में ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ता मिल लेते आपस में, जी, जी, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा लेते, तो फिर आगे जी, चुनाव लड़ते साथ में मिलके। तो जी, अब तो होली खराब कर रहे हैं कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी होली अलग अलग खेलेंगे। हुँ, तो ये होली के पहले ये इस तरह की चीजें, ये सब पहले, बहुत पहले फाइनल हो जानी थी। अब देखिए, बीजेपी के सीट शेयर किए हुए, उस सीट शेयर की घोषणा किए हुए 5 दिन हो गए। हुँ, अब आप 5 दिन से मुकेश सहनी से बात ही नहीं फाइनल, ये तय हो गया कि मुकेश सहनी अब उस अलायंस में नहीं है, तो जी, उनके साथ तो बात कर लेनी चाहिए थी, बात करके फाइनल करना चाहिए था। पहले चरण के लिए उम्मीदवार एक तरफा घोषित करके लालू यादव ने उनको सिंबल बांट दिया। कांग्रेस अभी मीटिंग सी कर रही है। हुँ, तो ये इसका मतलब है कि पूरे अभियान को जानबूझ करके सैबोटाज किया जा रहा है, डिरेल किया जा रहा है। और उसका 2-3 कारण जो है, जो हम लोगों ने डिटेल में बिल्कुल, पहले बताए, संक्षेप में ये है कि किसी न किसी तरह का परोक्ष दबाव है। उस जी, दबाव की वजह से कर रहे हैं, या ये राजनीति है कि अपने परिवार को, अपने करीबी लोगों को चुनाव लड़ा दो, जिसकी जिसकी मंशा है वो चुनाव लड़ ले। ये हुँ, चुनाव हमारा तो है नहीं, हमारा चुनाव विधानसभा का है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। जी, अगर 25, 26, 28, 30 सीटों पर लड़ते हैं तो उतने सीटों विधान लोकसभा के अंदर आने वाली विधानसभा सीटों पर हमारा असर बना रहेगा, और हम विधानसभा चुनाव में वहां बेटर परफॉर्म करने की स्थिति में होंगे। हमारी तैयारी हुई रहेगी, एक बार रिहर्सल हुआ रहेगा, बूथ बूथ कमेटी रहेगी, कार्यकर्ता रिचार्ज रहेगा, सिस्टम ओवरहॉल रहेगा, मतलब वेल आयल्ड रहेगी मशीनरी। बिल्कुल, इसका एक प्रयास हो रहा है। परिवार के अंदर का कोई झगड़ा ना हो, वो सब भी, सबको जिनको जिनको लड़ना है सबको टिकट दे दें, और ये सब अभी सेटल हो जाए। तो एक मंशा, ये राजनीतिक मंशा ये हो सकती है कि अभी चुनाव हमारा तो है नहीं, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर लेते हैं, उसी का रिहर्सल कर लेते हैं लोकसभा में। जी, हुँ, कांग्रेस को नुकसान होता है तो हो जाए, हम हो कांग्रेस का जाए, क्या, हमारा आरजेडी का तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये दोनों चीजें खतरनाक है। दोनों जी, चीजें अगर दबाव में समझौता कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि दबाव अगली बार हट जाएगा। और बिल्कुल, अगर आज कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जो आपका कोर वोटर है वो इस बात को देख रहा है कि आप जब जीवन मरण की लड़ाई में आपने किस तरह की पॉलिटिक्स की है, तो आगे जी। वो वोटर भी आपको छोड़ सकता है, जैसे मायावती को छोड़ करके गया, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। तो उसका स्थायी नुकसान हो जाएगा, एक दुष्चक्र में फंस जाएगी पूरी पार्टी और पूरा अलायंस, जिसका नुकसान होगा स्थायी रूप से लंबे समय में। तो देखिए, स्थायी रूप से लंबे समय तक नुकसान होने की संभावना है यदि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आप फंसे और चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा। कांग्रेस से बात नहीं बनी, तो फिर चुनाव क्या होगा, ये हम और आप समझते हैं। बिहार की चर्चा आगे भी हम करते रहेंगे। तो चलते-चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।